जैसा कि दोस्तों आपको पहली इंट्रोडक्टरी छोटे से वीडियो के माध्यम से आप सबको सूचित किया था कि अपन ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, और उसी क्रम में आज पहला टॉपिक 15 तारीख का नाम लिया था आपको। तो उसी श्रृंखला में आपको पहला टॉपिक, मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके लिए ये उपयोगी साबित होगा। तो अब पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपन, और वो पहला टॉपिक जो ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड थर्ड, मतलब रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। दो तीन चीज़ें मैं आपसे शेयर कर लूँ क्लास लेने के माध्यम से, कि एक तो आप इस वीडियो को जितना भी देखें, तो एक तो जब आप फ्री हों, कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक अच्छा सा समय खंड हो, पूरा टाइम हो, तब वो देखें। क्योंकि इस वीडियो की थोड़ी लेंथ ज़्यादा होगी, लेकिन लेंथ जब आप पूरा करोगे उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा मैं। आप जब वो क्वेश्चन सोल्व करोगे आप, तो आपको लगेगा कि हाँ, हमने जो 2-2.5 घंटे का समय निकाला है ये हमारा महत्वपूर्ण रहा आपके लिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो आप ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे कि मैं जो आपको स्टार्ट कर रहा हूँ अभी, तो पहला टॉपिक है RTE एक्ट। पहला टॉपिक अपन ले रहे हैं RTE एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। पूरा नाम है इसका राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। अब इसको हिंदी में शिक्षा का अधिकार पत्र, शिक्षा का अधिकार पत्र 2009 के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ इसका जो पूरा नाम है, अगर आप पूरे नाम पर चर्चा करें कि भी इसको किस नाम से अपन जाने, तो पूरे नाम के रूप में ध्यान से समझना है इसको, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, ये इसका पूरा नाम है, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। अगर मैं बात इस अधिनियम के पूरे नाम की करूं और उसके स्थान की बात करूं, कि जो निशुल्क शब्द है और ये अनिवार्य शब्द है, क्या क्या आपको देखना है इसमें, मतलब मेरा जो दृष्टिकोण रहता है कि आपको देखना क्या है इसके अंतर्गत। तो सबसे पहले तो आप इनके स्थानों की बात करेंगे कि इसका स्थान कहाँ कहाँ है। देखिए इसका, क्योंकि ये संविधान के अंतर्गत अधिनियमित है, तो अधिनियमित शब्दों की जो स्थान है वो निश्चित रहता है। तो निशुल्क शब्द पहले ही आएगा, अनिवार्य शब्द बाद में ही आएगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि निशुल्क शब्द को 2 नंबर पे लेके आ जाओ आप, और अनिवार्य शब्द को पहले नंबर पर लेके आ जाओ। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको निशुल्क शब्द हमेशा कहाँ से रखना है, पहले नंबर पर रखना है, और अनिवार्य शब्द कहाँ आएगा आपका। उसके बाद बालक के लिए शिक्षा अधिकार अधिनियम, ये इम्पोर्टेंट शब्द है। यहाँ अधिनियम ये शब्द है एक्ट, ये रूल नहीं है। तो एक्ट 2009, फ्री एंड कंपल्सरी चाइल्ड एजुकेशन राइट एक्ट 2009, ये सबसे पहले हो गया इसके नाम से संबंधित काम।
पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो क्वेश्चंस बनाने के रूप में वो यही बनाएगा कि RTE एक्ट 2009 का पूरा नाम है, विस्तृत नेम है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आपका नाम बिल्कुल दिमाग में क्लियर कट रहना चाहिए कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। फिर से दोहरा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से समझना। पहले नंबर पर निःशुल्क शब्द, दूसरे नंबर पर अनिवार्य, फिर बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। ये पहला एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपके दिमाग में कि आपको क्या समझना था कि इसका नाम, सबसे पहले तो इसको RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, उसके बाद में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, उसके बाद में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, इस नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद चर्चा करें, एक तो ध्यान रखें इस शब्द के साथ में शिक्षा दिवस की अगर आप बात करेंगे कि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। इसके एक इम्पोर्टेंट एक फैक्ट याद रख लेना। उसके साथ साथ अगर बात करें शिक्षक दिवस की, तो दोस्तों आपको पता होगा शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को। ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, मैं साथ साथ रखते जाऊंगा आपको कि आपको कौन सा फैक्ट ध्यान रखना है इस बात का। तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर, शिक्षा दिवस 11 नवंबर, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें कि भारत जैसे देश के अंतर्गत शिक्षा जैसे विषय को हमें अनिवार्य कंपल्सरी शब्द के साथ में क्यों रखना पड़ा, क्या इसका महत्वपूर्ण बिंदु क्यों दिमाग में आया लोगों को कि शिक्षा को अनिवार्य किया जाए, जबकि शिक्षा तो एक ऐसा विषय है कि हर व्यक्ति की ज़रूरत है, हर आदमी अपने आप ही ले सकता है। तो किसी व्यक्ति को दबाव के साथ शिक्षा क्यों दें, कि उसको कंपलसरी क्यों करें कि हाँ आपको शिक्षा प्राप्त करनी है। तो इस संबंध में चर्चा करेंगे अपन अगले पूरी क्लास के अंतर्गत। अब बात करते हैं अपनी कि RTE एक्ट की स्टार्टिंग में देखिए, RTE एक्ट को 3 खंड में मैं आपको 3 खंडों के अंतर्गत लेके आ रहा हूँ। एक तो 3 समय खंड रहेंगे। एक तो आज़ादी से पहले का भारत में शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, और एक 1947 के बाद क्या सिस्टम था, और 1947 से लेकर जब 2010 में इस अधिनियम को हमने भारत में लागू किया तो उस समय इसकी क्या व्यवस्था थी, इस चीज़ पे ध्यान देंगे। तो एक तो सबसे पहले तो अपन जाएंगे किसकी तरफ, 1947 से पहले की भारत की सिचुएशन पर, भारत की स्थिति पर जाएंगे कि भारत किस तरीके से काम कर रहा था, क्या सिचुएशन थी शिक्षा के भारत में। और उसके बाद 1947 के बाद में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि 1835 में लॉर्ड मैकाले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से विधि सलाहकार था, विधि सलाहकार का काम करता था। और इसका काम क्या था, सीधा सा बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को सलाह देना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये पूछा कि भी हमें भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। तो शिक्षा के संबंध में लॉर्ड मैकाले का एक मत था कि भारतीयों को अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाए, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाए। तो इनसे सवाल किया गया कि भी अंग्रेजी भाषा में शिक्षा क्यों दें, क्यों नहीं इनको हिंदी भाषा या मातृभाषा में शिक्षा दें। तो फिर बाद में पता चला कि लॉर्ड मैकाले दिमाग से बहुत तेज़ था, तो उसने कहा कि अगर हम भारतीयों को अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देंगे तो उसके 2 बेनिफिट होंगे। एक तो भारतीय जनता ये सोचेगी कि हमें आधुनिक बनाया जा रहा है, सबसे महत्वपूर्ण काम। दूसरा, भारतीय जनता से जो भी भारतीय श्रमिक होंगे उनको हम बाबू बनाएंगे, और बाबू बना के जो क्लरिकल काम होता है कंपनी के लिए या ऑफिस वर्क, जो क्लरिकल वर्क होता है, उस सारे काम को हम भारतीयों से करवा सकते हैं। बेनिफिट
बेनिफिट ये कि भारतीय श्रम सस्ता है और भारतीय श्रम सस्ता होने के कारण आसानी से कम सस्ती दर पर उपलब्ध हो जाएगा वो, और आसानी से उसकी हम मेहनत को काम में ले सकते। दोनों दोहरे लाभ थे। कुछ भी हो, मैकाले कोई भी सोच रही हो, लेकिन भारतीयों को अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने का जो काम किया वो किसने किया? आपके लॉर्ड मैकाले ने। इसलिए भारत के लिए अंग्रेजी भाषा में जो शिक्षा देने की बात कहने के कारण लॉर्ड मैकाले को आधुनिक भारतीय शिक्षा का जनक कहा जाता है। आधुनिक भारतीय शिक्षा का जनक माना जाता है। चार्ल्स ग्रांट की अगर बात करें, चार्ल्स ग्रांट की अगर बात करें तो चार्ल्स ग्रांट को विश्व स्तर पर आधुनिक भाषा का, विश्व स्तर पर आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ध्यान रखें यहाँ पे। एक तो चार्ल्स ग्रांट विश्व स्तर पर आधुनिक शिक्षा का जनक, और एक भारतीय स्तर पर आधुनिक शिक्षा का जनक कौन है? मिस्टर लॉर्ड मैकाले। 8 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले ने एक बात कही थी कि हमें एक ऐसा भारतीय बाबू तैयार करना है जो शक्लो सूरत से केवल क्या हो? भारतीय हो, लेकिन दिमाग से, अक्ल से कौन हो? अंग्रेज हो। इसका सीधा सा मीनिंग था कि वो अंग्रेज़ों की तरह सोचे, अंग्रेज़ों की तरह काम करे और अंग्रेज़ों के लिए काम करे। इस कॉन्सेप्ट के साथ में लॉर्ड मैकाले ने भारतीयों को अंग्रेजी भाषा में शिक्षा, कुछ भी हो, अपने को इतिहास में नहीं जाना है। अपना सीधा सा उद्देश्य है कि शिक्षा देने का काम भारत में, और कौन सी? अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने का काम भारत में किसने किया? लॉर्ड मैकाले ने। तो कुछ तो उसका भाई एहसान अपने को मानना ही पड़ेगा। चार्ल्स ग्रांट विश्व स्तर पर आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है। उसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आता है आपका 1854। 1854 में वुड डिस्पेच आया। वुड इंग्लैंड में प्रशासनिक अधिकारी का नाम है। डिस्पेच का मतलब होता है सरकारी प्रपत्र, सरकारी प्रपत्र। डिस्पेच का नाम है सरकारी प्रपत्र। इसका मतलब एक विभाग से दूसरे विभाग को सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए किसी भी प्रशासनिक विभाग में एक डिस्पैच लेटर का इस्तेमाल किया जाता है। सूचनाओं को एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजने के लिए डिस्पैच लेटर का काम किया जाता है। तो वुड भारतीयों के लिए घोषणा करता है कि भारतीयों को व्यावसायिक स्तर की, ध्यान दे दोस्तों, कौन से? व्यावसायिक स्तर की शिक्षा देने की बात कही है। शिक्षा का स्तर कैसा होगा? और माध्यमिक होगा, और आयु वर्ग 1 से क्या होगा? 14 वर्ष होगा। ये आयु वर्ग है, स्तर है, स्वरूप व्यावसायिक, स्तर माध्यमिक, और आयु वर्ग 1 से 14 वर्ष। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट 1835 लॉर्ड मैकाले विधि सलाहकार, अंग्रेज था, अंग्रेजी भाषा में भारतीयों को शिक्षा देने की वकालत की, आधुनिक भारतीय शिक्षा का जनक कहलाया। चार्ल्स ग्रांट को विश्व स्तर पर आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। 1854 में वुड डिस्पेच में ये घोषणा की जाती है कि भारतीयों को व्यावसायिक स्तर की शिक्षा दी जाए जिसका स्तर माध्यमिक हो और इसका आयु वर्ग 1 से 14 वर्ष रखा जाए। ठीक है, इसलिए वुड डिस्पेच को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र या भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो 1860
1870 में 1870 की बात करें, 1870 में इंग्लैंड राज्य ने अपने स्वयं इंग्लैंड में निशुल्क शिक्षा का आयोजन किया। निशुल्क शिक्षा का आयोजन किया। यहाँ एक आपको कुछ बुक्स वगैरह में एक मिलेगा पर्शिया शब्द। अगर बात करें पर्शिया की, तो पर्शिया इंग्लैंड के आधिपत्य वाला ही राज्य है, तो संदर्भ इंग्लैंड का ही माना जाएगा, पर्शिया का नहीं माना जाएगा। तो इंग्लैंड राज्य ने निशुल्क शिक्षा का आयोजन 1870 में किया। उसके बाद 1902 में भारत में यूईसी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का गठन हुआ, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसमें विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई और भारत में विश्वविद्यालय की संख्या बढ़ाकर 5 से 21 कर दी गई। उसके बाद में 1906 की अगर बात करें तो 1906 में बड़ौदा रियासत के शासक, बड़ौदा रियासत के शासक सियाजी गायकवाड़ ने अपनी बड़ौदा रियासत में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का आयोजन किया। निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का आयोजन किया। ये मैं भारतीय स्तर की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत में रियासत स्तर की बात कर रहा हूँ। तो आप इसको ध्यान दें कि भारत में रियासती स्तर पर सबसे पहले 1906 में बड़ौदा रियासत के शासक सियाजी गायकवाड़ ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का आयोजन किया। इस बात को नोटिस कर गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910 में अंग्रेजों पर दबाव बनाया, अपनी मांग रखी कि अखिल भारतीय स्तर पर सभी को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। इस बात को अंग्रेज प्रशासन, अंग्रेज मना कर देते हैं कि ऐसा संभव नहीं हो सकता। तो इसको गोखले बिल के नाम से जाना गया। तो गोखले बिल के नाम से जाना गया और ये आरटीई एक्ट का सबसे प्राथमिक प्रारूप माना जाता है। सबसे पहला प्रारूप फर्स्ट परफॉर्मा आरटीई एक्ट का गोखले बिल को माना गया, जिसमें संपूर्ण भारत को अखिल भारतीय स्तर पर निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात भारतीय स्तर पर गोखले बिल के अंतर्गत देने की बात कही गई। अब बात करते हैं 1937 महाराष्ट्र के वर्धा में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ। अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ
जिसकी अध्यक्षता जाकिर हुसैन, और इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने मांग रखी कि सभी भारतीयों को 7 से 14 वर्ष की आयु में, ध्यान रखें पहले 1 से 14 वर्ष था, अब यहां मैंने लिखा है 7 से 14 वर्ष की आयु में 7 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा दी जाए। इस अनिवार्य शिक्षा को आधारभूत शिक्षा, ध्यान दें, आधारभूत शिक्षा, बेसिक एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, बेसिक तालीम, बेसिक तालीम या बुनियादी शिक्षा के नाम से जाना गया। बुनियादी शिक्षा के नाम से जाना गया। फंडामेंटल एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, बेसिक तालीम, बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन, आधारभूत शिक्षा या अनिवार्य शिक्षा के नाम से जाना गया। इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखें, कहाँ, महाराष्ट्र के वर्धा में शिक्षा सम्मेलन, अध्यक्ष जाकिर हुसैन, कहीं महात्मा गांधी भी मिलेगा आपको। महात्मा गांधी ने मांग रखी कि भारतीयों को 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या 7 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए, और इस अनिवार्य शिक्षा को क्या नाम दिया गया, आधारभूत शिक्षा, बेसिक एजुकेशन, बेसिक तालीम, बुनियादी शिक्षा के नाम से जाना गया। ठीक है। इसके बाद 1947 में भारत आज़ाद होता है, और 1947 में भारत आज़ाद होने के पश्चात भारतीय सरकार के सामने 4 समस्याएं थी: रोजगार, कृषि, शिक्षा और ऊर्जा। तो हमारा संबंध किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। तो शिक्षा के संबंध में अनुच्छेद 45 में भाग 4 में, अनुच्छेद 45 भाग 4 में यह घोषणा की गई कि 1 से 14 वर्ष के बच्चों को, 1 से 14 वर्ष के बच्चों को आगामी 10 वर्षों में निःशुल्क, और 1 से 14 वर्ष के बच्चों को आगामी 10 वर्षों में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवा दी जाएगी। इस बात की घोषणा अनुच्छेद 45 में भाग 4 में की गई। इसके साथ साथ 1947 के बाद 1948-49 में भारत में शिक्षा के ढांचागत परिवर्तन, शिक्षा में ढांचागत परिवर्तनों के लिए सबसे पहले डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में राधाकृष्णन आयोग का निर्माण किया गया, जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना गया। इसे स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। ध्यान दें यहाँ पे 1948-49 में
डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग बनाया गया, जिसका नाम है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। और इस विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में स्वतंत्र भारत में ये पहला था। इसे भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ 1952-53 स्कूली स्तर की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में मुदालियर आयोग का गठन किया गया, क्योंकि ये विद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए बनाया गया था, इसलिए इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट, माध्यमिक शिक्षा आयोग ही क्या है? मुदालियर शिक्षा आयोग है। उसके साथ साथ 1956 में यूजीसी का गठन किया गया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गठन किया गया। 1957 में माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिश पर माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की अनुशंसा की गई। माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की अनुशंसा की गई और इसका नाम रख दिया 1957। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि तो ये 1956 में यूजीसी का गठन किया गया है, ये डॉक्टर राधाकृष्णन की सिफारिश पर किया गया है। अब ध्यान देना, माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिश पर माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 और माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 की सिफारिश पर ये संस्थाएं बनेंगी। अब 1957 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जयपुर। 1958 माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर। हालांकि बीकानेर रियासत के लिए 1949 में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पहले बन चुका था, लेकिन राजस्थान का जो एकीकरण होता है वो 1956 के बाद होता है। तो ये जो 1957 के अंदर माध्यमिक शिक्षा अधिनियम निदेशालय की मैं बात कर रहा हूँ, ये संपूर्ण राजस्थान के लिए निदेशालय है, जबकि 1949 के अंदर पहले बीकानेर रियासत थी, तो बीकानेर रियासत के लिए 1949 के अंदर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का निर्माण किया गया था, फिर उसको संपूर्ण राजस्थान के लिए लागू कर दिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं 1961 में 1961 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जयपुर को अजमेर स्थानांतरित किया गया।
1961 में ही NCERT का गठन किया गया। NCERT का गठन किया गया, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली का गठन 1961 में किया गया। 1963 में NCERT को 4 क्षेत्रीय कार्यालयों में बांटा गया। 4 क्षेत्रीय कार्यालयों में बांटा गया। इसको आप A फॉर अजमेर, M फॉर मैसूर, B फॉर भुवनेश्वर, B फॉर भोपाल, और 1995 में जो 5वां क्षेत्रीय कार्यालय बनाया गया वो बनाया गया था शिलोंग। तो A फॉर अजमेर, M फॉर मैसूर, B फॉर भोपाल, B फॉर भुवनेश्वर और S फॉर शिलोंग, ये बनाए गए। अजमेर उत्तर पश्चिमी भारत का नेतृत्व करता है, मैसूर दक्षिणी भारत का, भोपाल मध्य भारत का और भुवनेश्वर दक्षिणी पूर्वी भारत का, शिलोंग पूर्वोत्तर भारत का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका समय के अनुसार जो चेंजेस आए भारत के अंतर्गत, 1964 से 66 डॉक्टर DS कोठियारी आयोग का गठन हुआ। पद्म भूषण भी मिल चुका है इनको। ये राजस्थान के उदयपुर से हैं तथा 1961 में इनको UGC का चेयरमैन भी बनाया गया था। इन्होंने बहुत बड़ा परिवर्तन करते हुए एक तो भारतीयों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, चाहे वो कॉलेज स्तर तक ही क्यों न हो। ये इसके साथ साथ मातृभाषा के साथ साथ इन्होंने 10+2+3 स्कीम लागू करने की बात कही थी, स्कीम लागू नहीं हुई। तीसरी अगर बात करें तो इन्होंने समान विद्यालय योजना लागू करने की बात कही। इसके साथ साथ यह अब तक का सबसे खर्चीला महंगा शिक्षा आयोग है, जिस पर 16 लाख रुपए खर्च किए गए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, DS कोठियारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या केवल शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर दौलत सिंह कोठियारी को भारतीय शिक्षा में आयुध शिक्षा, हथियारों की शिक्षा, आयुध शिक्षा का जनक माना जाता है। आयुध शिक्षा का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो चेंजेस हुए 1966 to 68 भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति
राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई। ये 2 साल तक ही इसको आयोजित किया गया, उसके बाद में इसको हटा लिया गया। उन्नीस सौ 1970 में राजस्थान शिक्षा सेवा अधिनियम, राजस्थान शिक्षा सेवा अधिनियम 1970 बनाया गया। इस सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखें, जो भी ग्रेड फर्स्ट स्कूल लेक्चर एग्ज़ाम में जो भाग लेने वाले जितने भी प्रतियोगी हैं, उनके लिए विशेष बात यह है कि उनकी नियुक्ति प्रक्रिया, उनकी भर्ती प्रक्रिया राजस्थान शिक्षा सेवा अधिनियम 1970 के तहत आयोजित की जाती है। इसके साथ साथ 1971 में राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा अधिनियम, राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा अधिनियम 1971 बनाया गया। इसके तहत ग्रेड सेकंड व ग्रेड थर्ड तथा इससे नीचे के कार्मिकों की भर्ती होती है। तो अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि ग्रेड फर्स्ट का जो कार्मिक होगा वो राजस्थान शिक्षा सेवा अधिनियम 1970 के तहत, और जो ग्रेड थर्ड का कार्मिक होगा वो राजस्थान शिक्षा सेवा अधिनियम 1900 राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा अधिनियम 1971 के तहत क्या करेगा, सेवा संपन्न करेगा। 1978 में राजस्थान के उदयपुर में SIERT स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर का गठन हुआ। इसका गठन 11 नवंबर 1978 को प्रोफेसर R.C. मेहता, रमेश चंद्र मेहरोत्रा R.C. मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर किया गया। उसके बाद अगर बात करें अपन 1985 में 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए भारत में। एक तो NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NCTE का निर्माण हुआ। एक MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
बनाया गया। उसके बाद 8 मई 1985 को कांग्रेस के 69वें अधिवेशन में 69वें अधिवेशन में घोषणा हुई कि भारत को दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा करनी चाहिए और इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया। 1986 में नाइनटीन 86 में भारत की दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन NPE 86 भारत की दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 लागू हुई। भारत की ये सबसे लंबे समय तक चलने वाली शिक्षा नीति है वर्तमान तक। इसमें पहली बार पाठ्यक्रम शब्द पर चर्चा की गई। पाठ्यक्रम शब्द पर चर्चा की गई और कहा गया कि हमारा पाठ्यक्रम राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की पृष्ठभूमि, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की पृष्ठभूमि वाला होना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई कि हमारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम राष्ट्रीय चरित्र निर्माण कि हमारे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में इस प्रकार की उद्घोषणा की जाए कि वह राष्ट्रीय स्तर के बच्चों को तैयार कर सके, जिनको चारित्रिक विशेषता अच्छी होनी चाहिए, जिनका नैतिक स्तर बहुत अच्छा होना चाहिए, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, शारीरिक सारे जो पृष्ठ पोषण स्तर होता है वो सारा क्या होना चाहिए, उनका अच्छा होना चाहिए। इस बात को कहा गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की NPE 86 के अंतर्गत कि हमारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की पृष्ठभूमि वाला होना चाहिए। इस बात को कहा जाता है इसके अंतर्गत। इसके साथ साथ 86 की शिक्षा नीति में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाने के लिए पिंक बुक का निर्माण किया गया, जिसमें लड़कियों को बाथरूम जाने के लिए लड़कियों के लिए डबल टॉयलेट अरेंजमेंट किया गया। डबल टॉयलेट अरेंजमेंट दोहरा शौचालय व्यवस्था को अपनाया गया। किसके अंतर्गत? पिंक बुक के अंतर्गत। इसके साथ साथ जिला स्तर पर शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए 1986 में माफ कीजिएगा 1988 में डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट की स्थापना की गई, जिसमें जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, उनके शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ साथ 1990 में
राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का प्रारंभ किया गया, जिसमें 8 करोड़ भारतीयों को, जिनका आयु वर्ग 15 से 35 वर्ष हो, उन्हें पहले प्रारंभिक शिक्षा देने की बात कही गई। उसके बाद में कहा गया कि इनको प्राथमिक शिक्षा दो। पहले योजना ये थी कि क्या दो, प्रारंभिक शिक्षा। उसके बाद क्या योजना थी, क्या दो, प्राथमिक। न तो इसको दे पाए न इसको दे पाए, और लास्ट में इस बात पर चर्चा चली कि कम से कम उनको साक्षर बना दो, उनका साक्षरता स्तर निर्धारित करो। और इसके लिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया, MLL, मिनिमम लर्निंग लेवल। न्यूनतम अधिगम स्तर पर पढ़ाया जाए, और न्यूनतम अधिगम स्तर का मीनिंग क्या है, उनको साक्षर किया जाए। इसके बाद 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सुधारों हेतु POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन या राष्ट्रीय कार्य योजना 1992 प्रारंभ किया गया। महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इसके अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो आवश्यक संशोधन बच गए थे, जो कमियां रह गई थी, उनको 1992 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत सुधारा गया। इसलिए 1992 के POA राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रिवाइज्ड एजुकेशन पॉलिसी 92, ध्यान से सुने, रिवाइज्ड एजुकेशन पॉलिसी 92 कहा जाता है। पुनः संशोधित शिक्षा नीति 1992। महत्वपूर्ण रहेगा ये बिंदु कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 को क्या नाम दिया गया, REP, रिवाइज्ड एजुकेशन पॉलिसी 92। और इस एजुकेशन पॉलिसी को रिवाइज करने का जो कार्य किया था वो 1990 में बनाई गई प्रोफेसर या आचार्य राममूर्ति समिति की सिफारिश पर इसको किया गया था। ध्यान दें, REP 1992 जिसमें संशोधन का काम करने का कार्य 1990 में एक समिति गठित की गई थी, जिसका नाम है आचार्य राममूर्ति समिति। और इस आचार्य राममूर्ति समिति के अंतर्गत सदस्य संख्या थी 16। 1992 में ही यूएनओ ने 1992 में ही यूएनओ ने बाल अधिकार चार्टर 92 प्रस्तुत किया।
इसमें यूएनओ यह रिकमेंड करता है कि 8 से 18 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। इस यूएनओ चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाला भारत 135वां देश था और यह कहा गया कि अगर इस चार्टर पर हस्ताक्षर नहीं करता है कोई देश तो उसको यूएनओ की तरफ से विभिन्न देशों में शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए जो ग्रांट राशि या ये कह सकते हैं कि जो अनुदान राशि दी जाती है उस अनुदान राशि को आपको उपलब्ध करवाया नहीं जाएगा। तो भारत ने 135वें देश के रूप में यूएनओ चार्टर पर हस्ताक्षर किए और भारत आरटी एक्ट को एशियाई स्तर पर लागू करने वाला 15वां देश है। उसके बाद 1993 में एक विवाद हुआ उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश सरकार। आंध्र प्रदेश सरकार जिसमें बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई, उन्नी कृष्णन आयोग को ही वास्तविक आरटीई एक्ट का जन्मदाता माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखें, उन्नी कृष्णन आयोग को आरटीई एक्ट का वास्तविक जन्मदाता कहा जाता है। अगस्त 1993 में प्रोफेसर यशपाल शर्मा की अध्यक्षता में 38 सदस्यीय यशपाल शर्मा समिति बनाई गई। यशपाल शर्मा समिति बनाई गई जो पीओए 1992 में जो भी कमियां रह गई थी उन पर चर्चा करेगी। यशपाल शर्मा समिति 8 वर्ष तक अध्ययन करती है और 8 वर्ष के अध्ययन के पश्चात वह एक प्रोग्राम देती है जिसका नाम है NCFSE 2000 और इस प्रोग्राम को लागू करते समय यशपाल शर्मा समिति ने एक रिकमेंडेशन की कि भारत में भारतीय बालक के बस्ते का वजन, भारतीय बालक के बस्ते का वजन कम करना चाहिए। और इस दौरान इस अनुशंसा को कहा गया बिना बोझ की शिक्षा, बिना बोझ की शिक्षा, लर्निंग विदाउट बर्डन, ये नाम दिया गया। यशपाल शर्मा समिति प्रोग्राम ऑफ एक्शन में सुधार हेतु बनाई गई जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था का देखरेख करेगी। 8 वर्ष तक वह अध्ययन करता है और एक प्रोग्राम देता है जिसका नाम है NCFSE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, N फॉर नेशनल, C फॉर करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर सेकेंडरी एजुकेशन।
माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा किस प्रकार की हो, इसको NCFSE 2000 के नाम से जाना गया, जिसमें बस्ते का वजन कम करना चाहिए, अर्थात भारतीय बालक को बिना बोझ की शिक्षा दी जाए, तनाव मुक्त शिक्षा देने की बात राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा माध्यमिक स्तर पर रखी गई। और ये बात कौन कहता है? प्रोफेसर यशपाल शर्मा समिति कहती है। यशपाल शर्मा समिति आगे चलकर NCF 2005 का निर्माण करता है। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा जो अगले क्रम में अपन शुरुआत करेंगे, NCF 2005। अब बात करते हैं एक दिसंबर 2002 को 1 दिसंबर 2002 को 86वें संविधान संशोधन के तहत भारतीयों को शिक्षा मूल अधिकार के रूप में प्रदान की जाए, मूल अधिकार के रूप में प्रदान की जाए, इस संबंध में 86वां संविधान संशोधन रखा गया। इस 86वें संविधान संशोधन का उल्लेख अनुच्छेद 21 का भाग 3 में किया गया, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के भारतीयों को 6 से 14 वर्ष के भारतीयों को शिक्षा मूल अधिकार के रूप में, मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त होगी। 4 महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न बनेंगे। किस संविधान संशोधन के तहत? 86वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को किस अधिकार के रूप में, मूल अधिकार के रूप में दिया जाए। उसके साथ साथ अनुच्छेद कौन सा है? 21 क। इसके साथ साथ भाग कौन सा है? भाग 3। एक यहाँ पर महत्वपूर्ण संशोधन और किया गया। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि भारतीय अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा देने हेतु अपने संपूर्ण प्रयास करेंगे। तो ये भारतीय अभिभावकों के लिए एक दायित्व, उनकी ड्यूटीज़ को शामिल किया गया कि भारतीय अभिभावक 51 के या ट के अंतर्गत अपने बच्चों को शिक्षा का जो दायित्व, शिक्षा देने का जो दायित्व है उसका निर्वाह करेंगे। तो इसके अंतर्गत दायित्व बताए गए और इसके अंतर्गत शिक्षा को मूल अधिकार के अंतर्गत रखा गया। ये ध्यान रखिएगा, 1 दिसंबर 2002 को 86वां संविधान संशोधन शिक्षा का मूल अधिकार अनुच्छेद 21 का भाग 3 51 के अंतर्गत भारतीय अभिभावकों के इस दायित्व को बताया गया कि अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु अपने भूमिका का निर्वाह करेंगे। उसके बाद ये मूल अधिकार बन गया और मूल अधिकार बनने के बाद नेक्स्ट जो रखा गया कि शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में भी आपने दे दिया, ठीक है। उसके साथ साथ सार्वभौमिकता का लक्ष्य भी रख दिया। फिर भी भारत उस शैक्षिक स्तर को प्राप्त करने में असफल हो रहा था जो कि उसको प्राप्त होना चाहिए। तो कुछ लोगों ने ये सलाह दी कि शिक्षा को प्रदान करने हेतु हमें इसे कानून सम्मत बनाना होगा ताकि हर बच्चा अनिवार्य रूप से शिक्षा को प्राप्त करने की कोशिश करे। इस बात को कहा गया आपके RTE एक्ट 2009 में। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जब मूल अधिकार दे ही दिया कि प्रत्येक बच्चा 6 से 14 वर्ष के बच्चे को यह अधिकार है कि अपनी शिक्षा ले सकता है। 1993 के अंतर्गत सार्वभौमिक शिक्षा के बात कह दी गई थी। उसके साथ साथ मूल अधिकार की बात हो गई। अब बात ये आती है कि भारतीयों को RTE एक्ट की सौगात क्यों दी जाए।
तो इसके लिए लोगों का मत ये था कि अगर इसको कानून बना दिया जाएगा तो प्रत्येक बालक इसके अंतर्गत शामिल कर लिया जाएगा, और इस प्रकार हमें RTE एक्ट 2009 बनाने की आधारशिला मिली। और इसका काम प्रारंभ होता है 2005 से, और 2005 से जो काम प्रारंभ होता है वो 2005 सोनिया गांधी के नेतृत्व में एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है। सोनिया गांधी के नेतृत्व में एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है, और ये ड्राफ्टिंग कमेटी को नैक कमेटी के नाम से जाना गया। इस कमेटी ने RT एक्ट का ड्राफ्ट तैयार किया। अब कानूनी प्रक्रिया को समझें आप, कानूनी प्रक्रिया। और कानूनी प्रक्रिया की अगर बात करें तो सबसे पहले 20 जुलाई 2009 को बिल को राज्यसभा में पारित किया गया। बिल को राज्यसभा में पारित किया गया। इसके साथ साथ 4 अगस्त 2009 को इसे लोकसभा में रखा गया। 26 अगस्त 2009 को महामहिम श्रीमती प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति महोदया ने इस पर हस्ताक्षर किए। तो 27 अगस्त 2009 को, क्योंकि जहाँ तक मेरा राजनीतिक विज्ञान का नॉलेज है कि राज्यसभा, लोकसभा, और अगर राष्ट्रपति महोदया प्रतिभा पाटिल के हस्ताक्षर हो गए तो कोई भी बिल है वो किस में बदल जाता है, कानून में बदल जाता है। तो 27 अगस्त 2009 से यह अधिनियम पूरे देश में प्रभावी हो गया कि इसका प्रभाव रहेगा। मैंने यहाँ पर ये नहीं किया कि लागू हुआ या क्रियान्वित हुआ, प्रभावी हुआ, क्योंकि हस्ताक्षर हो गए तब से। अब इसको कभी भी लागू किया जा सकता है, लेकिन वह पूरा अधिनियम अब पूरे देश पर प्रभावी हो चुका है। उसके बाद 16 फरवरी 2010 को इस अधिनियम का गजट नोटिफिकेशन किया गया। आम जनता को बताया गया। 20 फरवरी 2010 को अधिनियम को मुख्य विभागीय दस्तावेज के रूप में रखा गया। अब अगर आप चर्चा करें तो राज्यसभा में रख दिया, लोकसभा में प्रस्तुत हो गया, राष्ट्रपति महोदया ने हस्ताक्षर कर दिए, पूरे देश में प्रभावी हो गया, गजट नोटिफिकेशन हो गया, मुख्य विभागीय दस्तावेज बन गया। अब ये जब सारे काम हो चुके हैं तो अब सिर्फ इसको बाकी रह गया क्रियान्वित करना। क्या रह गया? क्रियान्वित करना। तो क्रियान्विति के अंतर्गत अगर हम बात करें तो क्रियान्विति 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारतवर्ष में
संपूर्ण भारतवर्ष में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2000, क्योंकि इसको बनाया कब था 2009 में, तो ये पूरा नाम हो गया निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ, संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हो गया, छोड़कर जम्मू कश्मीर राज्य को। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है, लेकिन 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल चुका है और उसमें आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी किया जा चुका है। इसलिए 5 अगस्त 2019 से संपूर्ण भारतवर्ष में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लागू हो चुका है। ये मैंने यहाँ पर विशेष नोट के रूप में आपको बता दिया है सॉरी कि 2019 के अंतर्गत ये 5 अगस्त भारतीय संसद में संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया और उसको J&K के अंतर्गत 370 धारा को निष्प्रभावी करने से ये RT एक्ट अब जम्मू कश्मीर राज्य यानी कि जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख जो टेरिटरी स्टेट बनाया गया है उसके अंदर भी लागू होगा। इसके बाद अगर बात करें राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति की बात करें तो राजस्थान RTE एक्ट की धारा 26 के अनुसार 10% से अधिक शिक्षक पद रिक्त नहीं हो सकते किसी भी स्टेट में, जिसकी वजह से राजस्थान का आर्थिक ढांचा इस बात की परमिशन नहीं देता कि वह इस अधिनियम के अनुसार धारा 26 के अनुसार 10% से अधिक शिक्षक पद रिक्त अगर नहीं रखे जाएं तो राजस्थान को 2010 के अंतर्गत 1.5 लाख विद्यालयों की और 4.5 लाख शिक्षकों की भर्ती करनी पड़ती, जो कि राजस्थान के आर्थिक ढांचा इस बात की परमिशन नहीं देता। तो राजस्थान सरकार ने क्या कहा कि भाई हमें क्या करना है, इसमें संशोधन चाहिए। तो केंद्र ने राजस्थान को क्या कहा, राजस्थान सरकार को कहा कि भाई शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, जो कि 42वें संविधान संशोधन के तहत हमें 1976 में देखने को मिला। पहले राज्य सूची का विषय था और समवर्ती सूची का विषय होने के कारण केंद्र के विरुद्ध राज्यों को अपनी विधानसभा स्तर पर किसी भी बिल को संशोधित करने का अधिकार प्राप्त है। तो राजस्थान सरकार ने 29 मार्च 2011 को राजस्थान सरकार ने 29 मार्च 2011 को राजस्थान विधानसभा में संशोधन बिल पारित किया। संशोधन बिल पारित किया संशोधन बिल पारित किया और 2 दिन बाद इस बिल को 2 दिन बाद इस बिल को 1 अप्रैल 2011 को राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य
बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 के रूप में राजस्थान में लागू किया गया। ध्यान दें इस बात को कि मैंने यहां पर नियम शब्द लिखा है, रूल 2011, और नाम पर्टिकुलर क्या दे दिया, राजस्थान। साथ साथ है अगर बात की जाए तो राजस्थान के अंतर्गत कौन सा अधिनियम लागू है, तो याद रखें अधिनियम 2009 ही लागू है, लेकिन नियम कौन सा लागू है, 2011। देखो एक तो शब्द आएगा आपके सामने, क्या लागू है, अधिनियम की बात पूछे तो अधिनियम 2009, एक्ट 2009। क्लियर। एक तो ये सवाल कि राजस्थान में अधिनियम कौन सा लागू है, तो अधिनियम 2009 ही लागू है। अब इसमें संशोधन नियम है, तो संशोधन नियमों की बात करें तो संशोधन नियमों की बात करें तो रूल 2011 लागू है। ये 1 अप्रैल 2010 को लागू है और ये 1 अप्रैल 2011 को लागू है। आई थिंक ये आपके दिमाग में डिसीजन हो जाना चाहिए कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश के अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ। फिर बोल रहा हूं मैं, 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारतवर्ष में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ। राजस्थान में भी लागू हुआ, लेकिन राजस्थान ने इस अधिनियम में कुछ संशोधनों को रखा और वो संशोधन 29 मार्च 2011 को राजस्थान विधानसभा में पारित हुए। तो इन संशोधनों को पारित करने के साथ में अब हमने उसको एक नियमावली नाम दिया, रूल नाम दिया, और रूल का नाम क्या है, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011। ये रूल है, याद रखिएगा। और इस रूल के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हैं, इसको पढ़ेंगे। तो ये तो रूल हुआ और ये आपका, तो दो चीजें होगी। राजस्थान में अधिनियम कौन सा लागू है, आपका जवाब होना चाहिए अधिनियम 2009। दूसरा, रूल कौन सा लागू है, मतलब नियम कौन सा लागू है, तो आपका जवाब होना चाहिए 2011। क्लियर। यहां तक देखिए दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि टीचर अकेला कैमरे के सामने रहकर पढ़ाता है, तो आपका जो फीडबैक, जो जिसको साइकोलॉजी के हिसाब से प्रतिपुष्टि कहा जाता है, वो टीचर को नहीं मिलती है। टीचर इस पर खुद स्टूडेंट और खुद टीचर बना रहता है। तो आप अगर ऑनलाइन कक्षाओं के अंदर ऑफलाइन कक्षाओं की तरह का जो एक मनोरंजन चाहते हैं, तो आई थिंक वो पॉसिबल होगा नहीं। फिर भी देखिए, आपकी एक तो मजबूरी भी है कि आप बेरोज़गार हो, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी आवश्यकता है। तो जो ये थोड़ा सा, क्योंकि ये समझने वाला पार्ट है, एनालिटिकल पार्ट होता है, तो 15-20 मिनट के वीडियो से, जहाँ तक मेरी सोच है और जितने भी मैंने बच्चों को पढ़ाया है, तो मैं नहीं समझता कि 15-20 मिनट के वीडियो से कोई टॉपिक क्लियर होता हो या बहुत बड़े हम तीर मार लेते हों। तो दोस्तों इस बात को आप ध्यान रखें बिल्कुल कि आपको धैर्य तो बनाए रखना होगा। कक्षा के अंतर्गत मैं होता हूँ, आप मेरे साथ होते हैं, तो मैं आपको मोटिवेट भी करता हूँ, कुछ हंसी मजाक भी चलता रहता है। लेकिन अब मैं आपको एक काल्पनिक पृष्ठ मान के चल रहा हूँ। उस काल्पनिक पृष्ठ के अंतर्गत मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, सिर्फ आप मेरी कल्पना में हैं, इसलिए आप इसके साथ बने रहें। ये बहुत, मैंने अब तक के लगभग सारे फैक्ट्स इस फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत क्लियर कर दिए हैं। ये आपका पहला सेगमेंट रहेगा, जिसके अंतर्गत RTE एक्ट का मैंने केवल इंट्रोडक्शन पढ़ाया है, जिसमें सारे संशोधन आएंगे। भारत के अंतर्गत जितनी संस्थाएं बनी, कितने आयोग बने, कितनी शिक्षा नीतियां लागू हुई, इसके साथ साथ किन किन तारीख को कौन कौन से महत्वपूर्ण संशोधन हुए, इन सब की मैंने चर्चा की है। दोस्तों ये आपका RTE एक्ट का पहला पार्ट है।
नेक्स्ट जो पार्ट होगा, जो अपन नेक्स्ट पार्ट शूट करेंगे, उसके अंतर्गत आरटीई एक्ट की संरचना क्या है। मैंने आपको यहाँ पर आपको आरटीई एक्ट की कानूनी प्रक्रिया तक समझाया है। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर आरटीई एक्ट की क्या होगी, संरचना आएगी। आरटीई एक्ट के अंदर 38 में 7 अध्याय, 38 धाराएं और एक अनुसूची का जिक्र करूंगा। एक एक अनुसूची एक एक धाराएं पढ़ेंगे अपन, सारे अध्याय पढ़ेंगे और अनुसूची को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपको 100 प्रश्नों का एक तीसरा पार्ट मिलेगा, जिसके अंदर मैं सॉल्यूशन दूंगा आपको। 100 क्वेश्चंस का सोल्व करवाऊंगा आपके सामने, ताकि आपको लगे कि हाँ हमारा टॉपिक क्लियर हुआ। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने इस धैर्यशीलता के साथ में इस वीडियो को देखा। थैंक यू। स्टॉप रिकॉर्डिंग करो, स्टॉप रिकॉर्डिंग करो।